अफगानिस्तान का बागराम एयरबेस, वो जगह जिसने 2 दशकों तक अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया को ये याद दिलाया कि वॉशिंगटन चाहे तो एशिया के दिल में भी अपनी मौजूदगी कायम कर सकता है। लेकिन 2021 की रात, जब अमेरिकी सेनाएं जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़कर चली गईं, बागराम अब तालिबान के हाथ में है। आज एक बार फिर ये नाम सुर्खियों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा है कि अमेरिका को बागराम वापस चाहिए। उनका दावा है कि अगर तालिबान ने ये बेस नहीं सौंपा तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये चेतावनी सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन, पाकिस्तान और पूरी एशियाई राजनीति को झकझोर सकती है। तालिबान का जवाब उतना ही सख्त है। किसी भी विदेशी ताकत को हमारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी मामला साफ है। एक तरफ अमेरिका की पुरानी सामरिक वापसी की इच्छा, दूसरी तरफ तालिबान की संप्रभुता का दावा। लेकिन असली कहानी इससे भी दिलचस्प है। पर्दे के पीछे चल रही गुप्त बातचीत, कैदियों की अदला बदली, आतंकवाद रोधी सहयोग और आर्थिक सौदे। सवाल यह है कि क्या यह बातचीत किसी बड़े समझौते में बदलेगी या फिर दुनिया एक और टकराव देखने के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बेस की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा, सत्ता और एशिया के भविष्य की जंग है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आगे के हिस्सों में हम आपको दिखाएंगे कि बागराम पर यह संघर्ष असल में पूरी दुनिया की राजनीति को कैसे बदल सकता है। अफगानिस्तान का दिल, काबुल से महज 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है बागराम एयरबेस। इस एयरबेस का नाम सुनते ही दुनिया भर के लाखों लोगों के जहन में युद्ध, ताकत और सामरिक रणनीति की तस्वीरें उभर आती हैं। बागराम का इतिहास शीत युद्ध के दौर से शुरू होता है। ये बेस कभी सोवियत संघ की निगरानी में बना था, लेकिन वक्त बदला और ये अमेरिका के हाथों में चला गया। 2001 में 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तब बागराम एयरबेस उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत का अड्डा बन गया। यहीं से अमेरिकी सेना ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अभियान चलाया। यहीं पर हिरासत केंद्र बनाए गए और यहीं पर पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें टिक गईं। करीब 2 दशकों तक ये एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का घर रहा। यहां से हेलीकॉप्टर उड़ते, फाइटर जेट्स गरजते और ड्रोन मिशन चलते। अमेरिकी स्ट्रैटेजिस्ट्स के लिए ये जगह इतनी अहम थी कि इसे अफगानिस्तान का पेंटागन कहा जाने लगा। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। 2021 की गर्मियों में जब जो बाइडेन की सरकार ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला किया, तब बागराम एयरबेस सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना। 2 जुलाई 2021 की रात अमेरिकी सैनिकों ने चुपचाप बेस खाली कर दिया। इतना चुपचाप कि अफगान कमांडर उठकर देखें तो बेस वीरान पड़ा था। बिना किसी औपचारिक घोषणा, बिना तालिबान या अफगान सरकार को सूचना दिए, अमेरिका ने अचानक बागराम छोड़ दिया। ये वो पल था जिसने दुनिया को हिला दिया। एक तरफ अफगान सेना को उम्मीद थी कि अमेरिका आखिरी दम तक साथ देगा, लेकिन बागराम छोड़कर जाने का यह फैसला उस उम्मीद पर गहरी चोट थी। बहुत से अफगानों के लिए यह अबैंडनमेंट का प्रतीक था। वहीं तालिबान के लिए एक बड़ी जीत थी। अमेरिका का सबसे बड़ा किला उनके हाथ से निकल चुका था। बागराम का खाली होना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था। अफगानिस्तान की जनता के लिए यह संदेश था कि अब वे अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। वहीं अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। रिपब्लिकन नेताओं ने इसे शर्मनाक वापसी कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे बाइडेन की सबसे बड़ी गलती बताया और कहा कि अमेरिका ने अपनी सबसे अहम सामरिक संपत्ति दुश्मन के हवाले कर दी। उस वक्त तालिबान ने बागराम पर कब्जा कर लिया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने इसे अमेरिका की हार और अपनी जीत का प्रतीक बताया। लेकिन सवाल यह था कि क्या तालिबान इस बेस का इस्तेमाल उसी तरह कर पाएंगे जिस तरह अमेरिका करता था। असल में बागराम सिर्फ एक रनवे या एयर स्ट्रिप नहीं था, ये एक हाईटेक कमांड सेंटर था। इसके अंदर उन्नत सिस्टम, हैंगर, अस्पताल और गुप्त ऑपरेशन सेंटर थे। दुनिया भर के विश्लेषक कहने लगे कि अमेरिका ने जल्दबाजी में इतना बड़ा बेस छोड़कर रणनीतिक भूल की है, क्योंकि बागराम का लोकेशन ही उसे अद्वितीय बनाता है। ये बेस चीन की पश्चिमी सीमा से दूर नहीं, ईरान और पाकिस्तान के बेहद करीब और मध्य एशिया के लिए गेटवे है। यानी यहां से पूरी एशियाई भूराजनीति पर नजर रखी जा सकती है। 2021 के बाद जैसे जैसे अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में गया, वैसे वैसे बागराम एक प्रतीक बन गया। एक तरफ तालिबान ने इसे सॉवरेनिटी का सबूत कहा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति में यह ह्यूमिलिएशन का निशान बन गया। लाखों अमेरिकी वेटरन्स जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी जिंदगी के साल गुजारे, उनके लिए सवाल बन गया कि आखिर उनकी कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला। 2025 की राजनीतिक हलचल में अचानक एक बयान गूंजा जिसने अफगानिस्तान से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया। ये बयान था अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का। अपने जाने पहचाने अंदाज में, जो सीधा, आक्रामक और उत्तेजक होता है, ट्रंप ने ऐलान किया कि बागराम एयरबेस वापस लिया जाएगा और अगर तालिबान ने इसे सौंपने से इनकार किया तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये धमकी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी,
यह अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा था। जनता के सामने खुद को उस नेता के रूप में पेश करना जो कमजोरी नहीं दिखाता, जो दुश्मन से डरे बिना ताकत का इस्तेमाल करता है। बाइडेन की 2021 की वापसी को उन्होंने पहले ही अमेरिका की सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहा था और अब वे उसे सुधारने का वादा कर रहे थे। अमेरिका की जनता में बागराम का नाम सुनते ही 20 साल का युद्ध याद आ जाता है। लाखों सैनिकों की तैनाती, हजारों अरब डॉलर का खर्च और हजारों परिवार जिनके बच्चे, पति या पिता अफगानिस्तान से लौटकर कभी जिंदा घर नहीं आए। उनके लिए ट्रंप का यह बयान एक तरह से न्याय की पुकार था। यह मैसेज था कि जो खोया है उसे फिर से पाया जाएगा। साथ ही यह बयान चुनावी राजनीति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी जनता का बड़ा हिस्सा अब भी ये मानता है कि बाइडेन की वापसी ने अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा को कम कर दिया है। बागराम को वापस लेने की बात करके वो सीधे उसी भावनात्मक नस को छेड़ रहे थे। लेकिन ये सिर्फ घरेलू राजनीति का खेल नहीं है। इस बयान का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तालिबान ने इसे तुरंत अमेरिका की धमकी करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे अलग अलग तरह से लिया। कुछ ने कहा कि यह ट्रंप की चुनावी चाल है, एक मजबूत नेता की छवि बनाने के लिए, लेकिन कईयों ने इसे गंभीर इशारा माना, क्योंकि ट्रंप की विदेश नीति अक्सर अप्रत्याशित रही है। वो व्यक्ति जिसने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से अचानक दोस्ती कर ली थी, वो अचानक बागराम पर एक्शन भी ले सकता है। ट्रंप का यह बयान चीन और रूस तक भी पहुंचा, क्योंकि बागराम सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, ये एक सामरिक स्थान है। चीन के शिनजैंग प्रांत से यह बेस कुछ ही दूरी पर है और रूस के मध्य एशियाई सहयोगियों के भी पास। यानी अगर अमेरिका दोबारा बागराम पर नियंत्रण करता है तो यह सीधे बीजिंग और मॉस्को के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए ट्रंप का बयान सिर्फ चुनावी नारा भर नहीं रहा, यह अफगानिस्तान की राजनीति को हिला देने वाला मुद्दा बन गया। और वॉशिंगटन के गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या वाकई अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखेगा? क्या यह 2021 की वापसी को पलटने की शुरुआत है? तालिबान के लिए ट्रंप का बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था, बल्कि उनकी सत्ता की वैधता पर सीधा हमला था। काबुल से जारी बयान में उन्होंने कहा कि बागराम अफगानिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इसे किसी विदेशी ताकत को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। उनके लहजे में वही आत्मविश्वास था जो 2021 की अचानक जीत के बाद से उनकी पहचान बन चुका था। तालिबान नेताओं ने इस मौके पर दोहा समझौते का हवाला दिया। यह वही समझौता है जिसे 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच साइन किया गया था। उसमें साफ लिखा था कि अमेरिका अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करेगा और किसी भी तरह की स्थायी सैन्य मौजूदगी नहीं रखेगा। तालिबान ने इसी क्लॉज को ढाल बनाकर कहा कि अगर अमेरिका बागराम पर वापसी की कोशिश करता है तो यह सीधे उस समझौते का उल्लंघन होगा। उनके लिए बागराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये एक प्रतीक है। तालिबान अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को झुका दिया और अब उनकी जमीन पर उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता। इसलिए जब ट्रंप ने बैड थिंग्स वाली चेतावनी दी तो तालिबान ने उसे खुले तौर पर चुनौती दी। उनके प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि अमेरिका को अब अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। अगर वे फिर से अफगानिस्तान में आने की कोशिश करते हैं तो नतीजे पहले से भी ज्यादा बुरे होंगे। यह सीधा मैसेज था कि तालिबान डरने वाले नहीं हैं। तालिबान का यह रुख सिर्फ बयानबाजी नहीं था। उन्होंने बागराम के आसपास अपनी तैनाती बढ़ा दी। सुरक्षा को और मजबूत किया गया ताकि यह संकेत बाहर जाए कि वे किसी भी हाल में बेस को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए यह लाल रेखा थी। लेकिन यह सख्ती सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। तालिबान ने क्षेत्रीय देशों, खासकर चीन, पाकिस्तान और रूस से भी संपर्क बढ़ाया। उन्होंने इन मुल्कों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वे किसी भी विदेशी सैन्य दखल की इजाजत नहीं देंगे। इस तरह तालिबान ने कूटनीतिक स्तर पर खुद को एक जिम्मेदार सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश की। तालिबान का असली मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि वे अब 90 के दशक वाले तालिबान नहीं हैं। वे अब इंटरनेशनल समझौतों की भाषा बोलते हैं, सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके लिए बागराम का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गर्व और अस्तित्व का सवाल है। अमेरिका में कई विश्लेषक मानते हैं कि यही वजह है कि तालिबान कभी भी बागराम छोड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये किया तो उनके समर्थकों के बीच उनकी जीत की कहानी ढह जाएगी। और तालिबान अच्छी तरह समझता है कि उनकी सत्ता टिके रहने की सबसे बड़ी ताकत यही नैरेटिव है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को हरा दिया है। तालिबान की सार्वजनिक प्रतिक्रिया भले ही सख्त थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा दो चेहरों पर चलती है। एक चेहरा वो होता है जो कैमरे के सामने दिखता है और दूसरा चेहरा वो होता है जो पर्दे के पीछे छुपा रहता है। बागराम का मसला भी ऐसा ही है। काबुल और वॉशिंगटन के बीच आधिकारिक स्तर पर भले ही बयानबाजी हो रही हो, लेकिन गुप्त चैनलों से बातचीत भी जारी है। अमेरिकी अखबारों और रिसर्च संस्थानों की रिपोर्टों में ये साफ लिखा गया कि वॉशिंगटन और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच कुछ बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। इन बैठकों में मुख्य मुद्दा बागराम ही था, लेकिन इसे सीधे बेस सौंपना नहीं कहा गया। इसके बजाय भाषा बदली गई।
इसे काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर पेश किया गया। अमेरिका का तर्क है कि अफगानिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें आईएस के सबसे बड़ा खतरा है। वॉशिंगटन चाहता है कि इन गुटों को रोकने के लिए किसी न किसी तरह उसका जमीनी रोल बना रहे, और इसके लिए बागराम सबसे उपयुक्त जगह है। तालिबान इस प्रस्ताव को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी साख के खिलाफ है, लेकिन गुप्त तौर पर उनके सामने विकल्प रखे गए। अगर वे अमेरिका को सीमित स्तर पर काउंटर टेररिज्म प्रेजेंस की इजाजत दें तो इसके बदले उन्हें आर्थिक राहत पैकेज मिल सकता है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही गिर चुकी है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मदद तालिबान की नीतियों की वजह से रुकी हुई है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इन बैकडोर वार्ताओं में प्रिजनर स्वैप का मुद्दा भी शामिल था। कुछ अमेरिकी नागरिक या सहयोगी अफगानिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं, जबकि तालिबान ये चाहता है कि अमेरिका अपने जेलों में बंद कुछ तालिबानी कैदियों को रिहा करे। ये लेन देन दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक बातचीत का एक और पहलू है ड्रग्स और स्मगलिंग रोकने का सहयोग। तालिबान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भी नियंत्रण चाहता है। अमेरिका इस नैरेटिव को अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गुप्त वार्ताओं में अक्सर तीसरे देशों की मध्यस्थता होती है। कभी कतर, कभी पाकिस्तान और कभी तुर्की के राजनयिकों के जरिए ये संवाद आगे बढ़ाया जाता है। इसका कारण साफ है, न तो अमेरिका चाहता है कि ये बातचीत खुलकर सामने आए और न ही तालिबान अपने समर्थकों को ये दिखाना चाहता है कि वो दुश्मन से समझौते की मेज पर बैठा है। इन बैकडोर वार्ताओं ने दुनिया को एक और चीज दिखाई। अफगान राजनीति अब सिर्फ काबुल और वॉशिंगटन का खेल नहीं है। इसमें बीजिंग, मॉस्को, पाकिस्तान, दोहा जैसे शहर भी बराबर हिस्सेदार हैं, क्योंकि हर मुल्क का अपना हित जुड़ा है। अगर अमेरिका बागराम में जगह मिलती है तो ये चीन के लिए चिंता का सबब होगा। अगर तालिबान अमेरिका को ना कहते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। बातचीत और बैकडोर डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर बागराम इतना अहम क्यों है? क्यों अमेरिका इसे हर हाल में वापस पाना चाहता है और क्यों तालिबान इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है? जवाब छुपा है बागराम के भूगोल में। बागराम का लोकेशन अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सामरिक संपत्ति है। ये बेस काबुल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, यानी अफगानिस्तान की राजधानी की सुरक्षा के लिए ये एक प्राकृतिक ढाल बनता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं। यहां से नजर डालें तो चीन का शिनजियांग प्रांत ज्यादा दूर नहीं है। यही वो इलाका है जहां बीजिंग उइगुर मुसलमानों के आंदोलन से परेशान रहता है। अगर अमेरिका बागराम पर फिर से कब्जा करता है तो ये चीन के लिए एक बड़ी चिंता होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वॉशिंगटन उसकी नाजुक सीमा के बेहद पास पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह रहा है। तालिबान की सरकार को उन्होंने लंबे वक्त तक समर्थन दिया, लेकिन अगर अमेरिका दोबारा बागराम लौटता है तो पाकिस्तान के लिए ये दो धारी तलवार होगी। एक तरफ उन्हें डर होगा कि अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रम और कश्मीर पॉलिसी पर और नज़दीकी से नज़र रख पाएगा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि वॉशिंगटन के साथ तालमेल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ फायदे भी दे सकता है। ईरान का मामला अलग है। बागराम ईरान की पूर्वी सीमा से बहुत दूर नहीं है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अगर अमेरिका बागराम से फिर से सक्रिय होता है तो ये सीधे तौर पर तेहरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति मानी जाएगी। यानी ये बेस सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। और अब बात भारत की। भारत अफगानिस्तान में हमेशा एक स्थिर और डेमोक्रेटिक सरकार का समर्थक रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, सड़कें, डैम, स्कूल, अस्पताल। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद भारत की मौजूदगी काफी सीमित हो गई। अगर अमेरिका बागराम से फिर से सक्रिय होता है तो भारत के लिए ये दोहरा मौका होगा। एक तरफ तालिबान के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने का साधन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन पर अप्रत्यक्ष दबाव। इसलिए नई दिल्ली बारीकी से हर विकास पर नजर रखे हुए है। इस पूरे क्षेत्रीय परिदृश्य को देखें तो साफ हो जाता है कि बागराम एक तरह से न्यू ग्रेट गेम का केंद्र बन गया है।
19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस ने मध्य एशिया पर दबदबा कायम करने के लिए जो खेल खेला था, आज वही खेल 21वीं सदी में नए किरदारों के साथ लौट रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान सब शामिल है। अमेरिकी रणनीतिकारों का कहना है कि अगर वॉशिंगटन बागराम पर फिर से कब्जा करता है तो ये न सिर्फ अफगानिस्तान में आतंकवाद पर नियंत्रण का साधन होगा, बल्कि पूरे एशिया में अमेरिका की वापसी का प्रतीक भी होगा। वहीं तालिबान और उनके समर्थकों के लिए ये अस्वीकार्य है, क्योंकि अगर ये बेस छोड़ते हैं तो उनकी सोवेरेनिटी और उनकी जीत की कहानी ढह जाएगी। यानी बागराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां से दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे की चालों पर नजर रख रही हैं, और यही कारण है कि इस मसले को सुलझाना इतना आसान नहीं। बागराम की लड़ाई सिर्फ जमीन या रनवे की लड़ाई नहीं, ये एक प्रतीक की लड़ाई है, एक ऐसे नैरेटिव की टक्कर है जो दोनों पक्षों की पहचान से जुड़ा है। अमेरिका के लिए बागराम उस ह्यूमिलिएशन की याद है जिसे 2021 की वापसी के बाद पूरी दुनिया ने देखा था, जब अमेरिकी सैनिक रात और रात बेस छोड़कर चले गए और तालिबान ने बिना गोली चलाई इसे कब्जे में ले लिया। तब यह तस्वीर अमेरिकी जनता के जहन में गहरे धंस गई। वॉशिंगटन के लिए यह सिर्फ एक सैन्य असफलता नहीं थी, यह प्रतिष्ठा की हार थी। आज जब ट्रंप बागराम को वापस लेने की बात करते हैं तो वो असल में इस ह्यूमिलिएशन को पलटने का वादा कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसने जो खोया है उसे वापस पाने का इरादा रखता है। दूसरी तरफ तालिबान के लिए बागराम उस प्रांत की निशानी है जिसने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेजिटिमेसी दिलाई। तालिबान हमेशा ये दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को हरा दिया और अफगानिस्तान को आज़ाद कराया। बागराम इसी दावे का सबसे चमकता हुआ सबूत है। उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि जीत की ट्रॉफी है। अगर वे इसे छोड़ते हैं तो उनकी पूरी कहानी कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि तालिबान इसे अपनी सॉवेरेनिटी की अंतिम रेखा मानते हैं। यह सिंबॉलिज्म दोनों तरफ की राजनीति को और पेचीदा बना देता है। अमेरिका में ट्रंप जैसे नेता बागराम की वापसी को जनता के गुस्से और गर्व से जोड़ रहे हैं, जबकि तालिबान इसे अपनी वैधता और शासन की नींव बना चुके हैं। यानी असल मसला अब हथियारों या सौदों से ज्यादा प्राइड और आइडेंटिटी का हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी लड़ाई प्राइड की हो जाती है तब समझौते मुश्किल हो जाते हैं, कूटनीतिक रास्ते सिकुड़ जाते हैं और जंग का खतरा बढ़ जाता है। यही हाल बागराम के मामले में भी है। ट्रंप के लिए यह चुनावी हथियार है, तालिबान के लिए अस्तित्व की शर्त, और जब दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव में कैद हो जाएं तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज आसान नहीं रहता। इसलिए विश्लेषक मानते हैं कि बागराम अब सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है, और ये बैटलफील्ड उतना ही खतरनाक है जितना अफगानिस्तान की असली जमीन। अब सवाल यही है कि इस टकराव का अंजाम क्या होगा। क्या अमेरिका और तालिबान आमने सामने भिड़ेंगे, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा समझौता होगा जो दोनों को इज्जत भी दिला दे और क्षेत्र को स्थिर भी रखे। पहला रास्ता है समझौते का। इसमें अमेरिका तालिबान को आर्थिक राहत पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता या कुछ कैदियों की अदला बदली जैसी चीजें ऑफर कर सकता है। बदले में उसे बागराम पर कोई सीमित मौजूदगी मिल सकती है। हो सकता है खुले तौर पर नहीं, लेकिन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के नाम पर। यह रास्ता तालिबान को भी अपनी सॉवेरेनिटी बचाने का मौका देगा और अमेरिका को भी अपने हित साधने की सुविधा। दूसरा रास्ता है टकराव का। अगर ट्रंप अपनी धमकी को हकीकत में बदलते हैं और बागराम पर दबाव डालते हैं तो तालिबान पीछे हटने वाले नहीं, वे इसे अपनी जीत का अपमान मानेंगे और खुले टकराव तक जाने से भी परहेज नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा नए हमले, नए विस्फोट और अफगानिस्तान में फिर से हिंसा का भड़कना। ये न सिर्फ काबुल को हिला देगा बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। तीसरा रास्ता है न्यू ग्रेड गेम का, यानी अमेरिका सीधे तालिबान से भिड़ने के बजाय क्षेत्रीय खिलाड़ियों चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश करे। हर देश का बागराम में अपना हित जुड़ा है और हर कोई इस गेम को अपनी चाल से खेलना चाहता है। अगर ये रास्ता हावी हुआ तो बागराम 2021 का सबसे बड़ा सामरिक शतरंज का केंद्र बन जाएगा।